Hello everyone, how are you all? Hope you are enjoying your day. Okay, so बोर्ड देख के समझ गए होंगे आप कि मैं आज आपको क्या बताने वाली हूँ. राइट, आज मैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में बताने वाली हूँ. ओके, ये एक टॉपिक है आपके लाइफ प्रोसेसेस का, लास्ट टॉपिक है क्लास 10th की बुक में. सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन होता क्या है? एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी. क्लियर? वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट. चलिए, वेस्ट समझ में आ गया, प्रोडक्ट समझ में आ गया, मेटाबॉलिक क्या है? सी, हमारी बॉडी के सेल्स कंटिन्यूअसली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करते रहते हैं. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब होता है कि ऐसी एक्टिविटीज जिनमें कुछ में एनर्जी चाहिए होती है काम करने के लिए, कुछ में एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जब होती हैं तो हमारे सेल्स के अंदर कई बार जैसे कॉम्प्लेक्स चीज़ है उसका ब्रेकडाउन होकर सिंपल बनेगी, सिंपल है उसका ब्रेकडाउन उसको कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स बनेगी. तो ये एक प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है. और जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है तो उसमें बहुत सारे ऐसे वेस्ट मटेरियल निकलते रहते हैं. तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के टाइम पे जो वेस्ट मटेरियल निकलते हैं वो कहलाते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट. ओके, सो रिमूवल ऑफ वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी. और ऐसे मेटाबॉलिक वेस्ट क्या क्या होते हैं हमारी बॉडी के अंदर? ऐसे मेटाबॉलिक वेस्ट यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, सॉल्ट, सम आयंस एंड ऑल दीज थिंग्स. ओके, तो ये चीजें होती हैं जिसे कि हम मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं. और ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जब सेल करता है तब ये रिलीज होती हैं ना. तो एक्सक्रीशन की जरूरत क्या है? दैट मीन्स इनको हटाने की जरूरत है क्या? इसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने की क्या जरूरत है? पड़ी रहने दे बॉडी में, इतनी बड़ी बॉडी है. नहीं, बिकॉज दीज आर टॉक्सिक इन नेचर एंड प्रोड्यूस पॉइजन. बॉडी में पॉइजन बनना शुरू हो जाएगा. क्लियर? और ये बहुत टॉक्सिक होती है नेचर के अंदर, इसलिए इनको बॉडी के अंदर स्टोर नहीं किया जा सकता. दैट इज व्हाई इट इज नेसेसरी टू रिमूव आउट दीज मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स. तब ये होता कैसे है? हाउ दिस मेटाबॉलिक वेस्ट इज एक्सक्रीटेड आउट? थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम. क्लियर? अब एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? सिस्टम ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यूज दैट टेक पार्ट इन, किसमें वो पार्ट करते हैं? सेपरेशन, कलेक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट. आप ये ध्यान रखिए, सेपरेशन. ठीक है, ब्लड के अंदर जितना भी ये सारा मेटाबॉलिक वेस्ट कहाँ होता है? सेल्स से आ कहाँ रहा है? ब्लड में आ रहा है. तो हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो सब इस मेटाबॉलिक वेस्ट को ब्लड से सेपरेट करता है, उसको कलेक्ट करता है और कलेक्ट करने के बाद बॉडी से एलिमिनेट आउट कर देता है. तो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये काम है. क्या काम है? सबसे पहले सेपरेशन, कलेक्शन एंड एलिमिनेशन. अब यहाँ देखिए, मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. नाउ सी हियर, यू कैन सी in our excretory system a pair of kidney. Pair means when we talk about pair, two kidneys, pair of ureter, two tubes are there, urinary bladder and urethra. Okay, so these are the four organs of our excretory system. चलिए अब देखते हैं कि एक तो हो गई लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, देन यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा. और इसके अंदर हमारे किडनी के अंदर ब्लड कौन लाता है? ब्लड कौन लेके जाता है वहां से? सी, ब्लड लेके आने के लिए होती है रेनल आर्टरी और ब्लड को लेकर जाने के लिए होती है रेनल वेन. सो आई होप ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम बिल्कुल क्लियर है, नो कंफ्यूजन. अब हम हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के एक एक पार्ट के बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन लेंगे. जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी किडनीज की. दो किडनीज होती हैं, लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी. ओके, शेप क्या होता है? पेयर शेप्ड एंड दीज आर रेडिश ब्राउन इन कलर. ओके, दूसरा, प्रेजेंट इन लोअर एब्डोमेन ऑन ईदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम. सी, आगे की साइड नहीं होती किडनीज, हमारे बॉडी में पीछे की साइड होती है. और जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड होती है. इज दैट क्लियर? ठीक है, और पोस्टीरियर पोजीशन पे होती है.
देन साइज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 to 6 सेंटीमीटर इसकी ब्रेड्थ होती है, 10 and 5। अच्छा, हैज हीलियम फॉर एंट्री ऑफ रीनल आर्टरी एंड एग्जिट ऑफ रीनल वेन एंड यूरेटर। हीलियम किसको बोलते हैं? हीलियम ये वो पॉइंट है जहां से रेनल आर्टरी अंदर जाती है, रेनल वेन बाहर आती है और यूरेटर बाहर आता है। आई होप समझ में आया है ना? यानी कि वो पॉइंट जहां से रेनल आर्टरी किडनी के अंदर गई है, रेनल वेन उसमें से निकली है और यूरेटर उसमें से निकला है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड हीलियम। नेक्स्ट, ईच किडनी हैज अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। गजब, 1 मिलियन नेफ्रॉन एक किडनी में होते। और ये नेफ्रॉन होते क्या है? ठीक है, सी मैंने भी आपसे कहा था कि हमारा ब्लड जो है उसके अंदर कई तरह की इम्प्योरिटीज होती है, कई तरह का मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। तो वो मेटाबॉलिक वेस्ट को फिल्टर करने का काम किडनी, तो क्या है, जैसे हमारा लंग्स थे ना, जब आपने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो लंग्स के बारे में क्या पढ़ा था? लंग तो एक खाली बलून लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर एल्वियोलाई होती है, यही पढ़ा था ना। दोज एल्वियोलाई आर द मेन साइट ऑफ एक्सचेंज। सिमिलरली इसमें क्या होता है, इसके अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं और वो नेफ्रॉन मेनली फिल्टरिंग यूनिट्स होती हैं। उस ब्लड को फिल्टर करने का काम नेफ्रॉन्स का होता है। क्लियर? अब हम इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी सी 10 सेंटीमीटर की किडनी के अंदर मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। यूँ समझ लीजिए कि वो हमारी किडनी की छलनी है, जैसे चाय छानते हैं ना हम, स्ट्रेनर, वो किडनीज की स्ट्रेनर्स हैं। तो ये तो हुआ हमारा किडनी के एक जनरल इंफॉर्मेशन। अब हम देखते हैं यूरेटर। नैरो ट्यूब ऑफ अबाउट 30 सेंटीमीटर लेंथ। क्लियर? इसका काम क्या होता है? यूरिन जो किडनी में होता है, उस किडनी से यूरिन को ले जाके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करना। क्लियर? देन कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू। अब देखिए यूरिनरी ब्लैडर क्या है। यूरिनरी ब्लैडर जो है ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें यूरिन स्टोर होता है। ठीक है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसमें यूरिन स्टोर हो रहा है, यूरिन जो है बॉडी से पास आउट हो रहा है, इट्स ऑल अंडर नर्वस कंट्रोल। क्लियर? तो पियर शेप्ड सैक है, स्टोर्स यूरिन एंड स्टोरेज कैपेसिटी इज 700 to 800 ml। इतनी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। तो ऐसा नहीं, अब आप कहेंगे कि अरे हम तो जब यूरिनेशन के लिए जाते तो इतना तो यूरिन होता ही नहीं है। कभी भी ये लास्ट लिमिट होती है उसकी, ब्लैडर की। ठीक है, ओके। नाउ कम्स यूरेथ्रा। साइज 4 सेंटीमीटर इन फीमेल एंड 20 सेंटीमीटर्स इन मेल। ओके, बहुत भारी डिफरेंस होता है। टेक्स यूरिन फ्रॉम ब्लैडर टू आउटसाइड। क्लियर? तो ये हो गया हमारा जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है नेफ्रॉन। ओके, क्योंकि सारे ब्लड का जितना भी फिल्टरेशन हो रहा है वो किस में हो रहा है? नेफ्रॉन में हो रहा है। और क्योंकि एक किडनी के अंदर 1 मिलियन के करीब नेफ्रॉन्स हैं, तो उसको स्टडी करना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सारा काम ही इस नेफ्रॉन के अंदर होता है। क्लियर? तो चलिए मैं बताती हूँ आपको नेफ्रॉन क्या है। एक्चुअली जो नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन 2 पार्ट्स में, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को हम 2 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। एक तो होता है ये अपर पार्ट, जिसे कहते हैं मैल्फिजियन, ओके, मैल्फिजियन बॉडी। एंड द सेकेंड वन जो है वो है ट्यूब्यूल्स। दीज आर कॉल्ड रेनल ट्यूब्यूल्स। ओके, मैल्फिजियन बॉडी एंड रेनल ट्यूब्यूल्स। पहले बताती हूँ मैल्फिजियन बॉडी क्या है। मैल्फिजियन बॉडी क्या है, उससे पहले एक बात और समझ लीजिए कि हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड है, ठीक है, वो ब्लड कहाँ आता है? वो आता है किडनी में। क्लियर? और किडनी में होती है मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स। ठीक है, अब ये किडनी में आना मतलब नेफ्रॉन्स में आना है। अब देखिए मैल्फिजियन बॉडी क्या है।
मालफिजियन बॉडी में एक तो होता है ऐसे कप शेप्ड स्ट्रक्चर। इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर को ये मैं हटा रही हूँ यहाँ से। कप शेप्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर कहलाता है बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल, ओके। बोमेन्स कैप्सूल के अंदर पूरा ऐसे ब्लड की कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है। वो ब्लड की कैपिलरीज का गुच्छा कहलाता है ग्लोमेरुलस। क्लियर? समझ में आ गया? अब ये जो ब्लड की कैपिलरीज है, इसमें ये किससे बनती है? ये बनती है आर्टरियोल से। देखिए, सबसे पहली बात तो ब्लड लेके कौन आता है? ब्लड लेके आती है हमारी आर्टरीज, और क्योंकि वो किडनी वाली आर्टरी है, किडनी में लेके आ रही है, इसलिए वो कहलाती है रेनल आर्टरी। दैट मीन्स जो किडनी में ब्लड आ रहा है, उस ब्लड, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेडन विद लॉट ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। ओके, सो किडनी में कौन सा ब्लड आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी गंदगी है, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारी गंदगी है, तो उसे लेकर आती है रेनल आर्टरी। ठीक है, रेनल आर्टरी खाली किडनी में एंटर करती है। अब हर एक मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन तक तो रेनल आर्टरी नहीं जाती है, तो वहां पे जाती हैं आर्टरियोल्स। ओके, तो जो इसमें नेफ्रॉन में जाती है वो कहलाती है एफरेंट आर्टरी, एफरेंट आर्टरियोल। क्लियर? ये एफरेंट आर्टरी जो होती है ये थोड़ी सी मोटी होती है, और उसमें से निकलने वाली जो होती है वो होती है इफरेंट आर्टरी, इफरेंट आर्टरियोल। समझ गए ये क्या है? एफरेंट और इफरेंट क्या है? ये रेनल आर्टरी की ब्रांचेस हैं। तो आई होप आपको ये वाला जो ये जो मालफिजियन बॉडी है वो समझ में आ गया। मालफिजियन बॉडी के अंदर क्या क्या होता है? सबसे पहले तो एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, और इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर जिसे बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, ये पोर्स होते हैं इसके अंदर, लाइक दिस। क्लियर? और बोमेन्स कैप्सूल के अंदर होता है ग्लोमेरुलस, जो कि किससे बना होता है? आर्टरी से, कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज से, बहुत फाइन कैपिलरीज होती हैं। और इसमें ब्लड कौन लेके आता है? एफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल कंपैरेटिवली थिकर होती है इफरेंट आर्टरियोल के। अब ये थिकर और थिनर होती है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो मैं जब यूरिन फॉर्मेशन होगा उसमें बताती हूँ। तो ये तो हो गया हमारा मालफिजियन बॉडीज। ओके, अब हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं। यहां से ये पूरा लास्ट तक, दीज आर कॉल्ड रेनल ट्यूब्यूल्स। ओके, अब देखिए रेनल ट्यूब्यूल्स में क्या है। रेनल ट्यूब्यूल्स में यहां से बोमेन्स कैप्सूल से जो ट्यूब निकल रही है वो ट्यूब कहलाती है प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, PCT। ओके, ये एक्सटेंड होकर के इस तरह से एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे कहते हैं लूप ऑफ हेनले। ओके, लूप ऑफ हेनले। और ये बाद में एक और ऐसे कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब में कन्वर्ट होती है, जिसे कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। ओके, इसी ट्यूब के दो नाम क्यों डाले, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड? क्योंकि ये बोमेन्स कैप्सूल के पास है इसलिए प्रॉक्सिमल, ये दूर है इसलिए डिस्टल। कॉन्वोल्यूटेड क्यों है? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कॉइल जैसा है। क्लियर? कॉइल जैसा स्ट्रक्चर है, और ये लूप ऑफ हेनले। और लास्ट में ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब ओपन होती है
कलेक्टिंग डक्ट में। सो स्टूडेंट्स, यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो हमने खाली स्ट्रक्चर पढ़े। हमने पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर पढ़ा, अब उसके बाद हमने पढ़ा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। क्लियर? अब एक्चुअल में यूरिन फॉर्मेशन होता कैसे है, अभी तो हमें वो पढ़ना बचा है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर? आपके एनसीईआरटी की बुक में केवल 1 या 2 पैराग्राफ में पूरा दिया हुआ है, लेकिन उसको पूरे अच्छे से समझने के लिए, पूरे विद कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझने के लिए इसको थोड़ा एक्सटेंड करके, एलैबोरेट करके मैंने आपको ये समझाया है। एक बात और मैं बताना भूल गई कि ये जितनी भी है ना टिब्यूल्स है ना, सारी रीनल टिब्यूल्स, ये पूरी रीनल टिब्यूल्स ये पेरीटिब्यूलर कैपिलरी से ऐसे सराउंडेड रहती हैं। यानी कि ऐसा समझ लीजिए कि अगर ये एक टिब्यूल है तो इसके चारों तरफ इस तरह से कैपिलरीज से वो सराउंडेड रहेगी। और वो कैपिलरीज किसकी बनी होती है? एफरेंट आर्ट्रियोल। यूं कह लीजिए कि एफरेंट आर्ट्रियोल जो है इसको सबको पूरा सराउंड करके रखती है। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा दूसरा ये है, चलिए उसके आगे तो मैं अब आपको बताती हूँ। इतना समझ में आया? रेनल टिब्यूल्स क्या है? रेनल टिब्यूल के पार्ट कौन से हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। क्लियर? प्रॉक्सिमल क्यों है? क्योंकि ये नियर है और कॉइल्ड है। डिस्टल क्यों कहा गया? ये दूर है और ये भी कॉइल्ड है, इसलिए। इज दिस क्लियर? चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि यूरिन का फॉर्मेशन होता कैसे है। तो चलिए अब थोड़ा सा अलर्ट होकर के बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। क्लियर? ये थोड़ा सा, मैं बोलूँ टफ तो ठीक नहीं होगा, बीइंग अ टीचर मुझे टफ नहीं बोलना चाहिए, बट फिर भी आपको थोड़ा अलर्ट होकर के इसको सुनना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब देखते हैं कि ब्लड कहाँ से आता है और उसमें प्यूरिफिकेशन कैसे होता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल है। क्लियर? ये एफरेंट आर्ट्रियोल किसकी ब्रांच है? ये रेनल आर्टरी की ब्रांच है। ओके, रेनल आर्टरी की ब्रांच है। अभी मैंने आपको बताया कि ये आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। तो रेनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो ला रही है, लेकिन उसके अंदर अभी बहुत सारी इम्प्यूरिटीज हैं और बहुत सारा मेटाबॉलिक वेस्ट है। तो रेनल आर्टरी की ब्रांच है एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड लैडन विद मेटाबॉलिक इम्प्यूरिटीज उसको लेकर के आती है। अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि इसकी थिकनेस ज्यादा होती है एफरेंट की आर्ट्रियोल की कंपैरिजन में। तो यहाँ से ब्लड जो है, यहाँ से ब्लड पूरा प्रेशर में आता है। क्लियर? इसके अंदर ब्लड प्रेशर में आता है और यहाँ पे इनके अंदर घूमता है, कैपिलरीज में पूरा उसका रोटेशन होता है। अब प्रेशर से तो आ रहा है, लेकिन जा प्रेशर से नहीं रहा है क्योंकि उसकी थिकनेस कम है। तो ऐसे में क्या होता है, यहाँ जो बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जो स्मॉल पोर्स होते हैं, यहाँ से, क्लियर, यहाँ से ये सारा मटेरियल ब्लड तो जो स्मॉल वॉल्यूम सोल्यूट्स होते हैं वो तो इसमें रह जाते हैं। अब जैसे वाटर है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, सॉल्ट्स हैं, वो सब इसमें से प्रेशर की वजह से फिल्टर होकर के किस में आ गए? फिल्टर होके सब बोमेन्स कैप्सूल में, कप में आ गए। इस बोमेन कैप्सूल के कप में आ गए और इस कप में आकर के ये आगे फ्लो करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ देखिए आप कि यहाँ पे हुआ क्या? फिल्टरेशन हुआ। तो सबसे पहली स्टेप यूरिन फॉर्मेशन में होती है अल्ट्रा फिल्टरेशन। समझ में आया अल्ट्रा फिल्टरेशन क्या है? मैं जरा एक बार जल्दी से बताती हूँ। एफरेंट आर्ट्रियोल ऑक्सीजनेटेड ब्लड लैडन विद मेटाबॉलिक वेस्ट, उसको लेकर के ग्लोमेरुलस में आता है। ठीक है? एफरेंट आर्ट्रियोल थिक होती है तो ब्लड जो है प्रेशर से आता है, लेकिन यहाँ से उस ब्लड को एग्जिट होने के लिए जो आर्ट्रियोल होती है वो थिन होती है, उसकी डायमीटर कम होता है। तो प्रेशर से तो आ रहा है लेकिन प्रेशर से नहीं जा रहा। तो यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट होता है। प्रेशर एक्सर्ट होने की वजह से जो लार्ज सोल्यूट्स होते हैं वो तो एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू आगे बढ़ जाते हैं,
लेकिन जो स्मॉल सोल्यूट्स होते हैं वो फिल्टर होकर के इस कप में आ जाते हैं और कप से आकर के वो आगे रीनल ट्यूब्यूल्स में फ्लो करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस हुई है ये कहलाती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि यूरिन फॉर्मेशन में सबसे पहली स्टेप क्या होती है, तो यूरिन फॉर्मेशन में सबसे पहली स्टेप होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। चलिए अब हम आगे चलते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जो सेकेंड इसके बाद क्या होता है, देखिए इसके अंदर ऐसा नहीं है कि जितना भी मटेरियल आ रहा है ये हो गया फिल्टरेट, ठीक है, इसमें जो आया है ये सारा है फिल्टरेट। क्लियर, ये है फिल्टरेट। अब ये जो फिल्टरेट आया है इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है, अमीनो एसिड्स है, ग्लूकोज है, सॉल्ट्स है, वो सब क्योंकि स्मॉल साइज पार्टिकल्स है तो ये सब भी इसके अंदर आ गए। लेकिन अगर इतना वाटर वेस्ट हो जाएगा तो हमारी बॉडी में तो वाटर कम हो जाएगा। क्लियर, तो इस वाटर की और जो ग्लूकोज है वो भी इंपॉर्टेंट है, अमीनो एसिड्स है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब इस ट्यूब में चला गया है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो इफरेंट आर्टरियोल होती है, क्लियर, ये इफरेंट आर्टरियोल कन्वर्ट होती है पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज में, यानी कि ये और भी फाइन 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 ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, और ये कन्वर्ट होकर के इस तरह से पूरे ट्यूब्यूल को सराउंड कर लेती है। क्लियर, समझ आया क्या हुआ? ये इफरेंट आर्टरियोल, मैंने इसको सिंगल में ड्रॉ किया है, डबल ड्रॉ करूंगी बहुत कचरा हो जाएगा। ये इफरेंट आर्टरियोल काय में कन्वर्ट होती है, कन्वर्ट्स टू पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज, ठीक है, ये कन्वर्ट होती है पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज, और ये कैपिलरीज इसको पूरा सराउंड कर लेती है ये रीनल ट्यूब्यूल्स को। तो ये सराउंड कर रही है, तो इसका काम क्या है? सेकेंड इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब ये इसको सराउंड करती है तो ये ब्लड वेसल्स, ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ये इस रीनल पीसीटी डीसीटी सब जगह से रीएब्जॉर्प्शन, जितना भी यूजफुल सब्सटेंसेस है इनको वापस रीएब्जॉर्ब कर लेती है, ध्यान रखना। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज रीएब्जॉर्प्शन। ध्यान से समझिए, यहां से जितनी ये जो एफरेंट आर्टरियोल है ये कन्वर्ट हो जाती है। कन्वर्ट कैसे होगी? ये फाइन 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 ब्रांचेस में और टर्मिनेट होती है, और वो फाइन ब्रांचेस कहलाती है पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज, और ये पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज पूरी तरह से रीनल ट्यूब्यूल्स को कवर कर लेती है। ऐसा सब मैंने कहा ना, इसको इस तरह से पूरा ऐसे यूं समझ लीजिए पूरा कवर कर दिया है। क्लियर, और इसका काम क्या होता है, जितना भी यूजफुल मटेरियल इस फिल्टरेट के साथ आ गया है उसको रीएब्जॉर्ब करना। क्लियर, समझ में आया? उसको रीएब्जॉर्ब करना। लगभग 75 मैक्सिमम जो रीएब्जॉर्प्शन है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि जो पहला पार्ट है, इस पहले पार्ट में 75% रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। फिर ये आगे बढ़ता है, जितना भी फिल्टरेट है जब ये आगे बढ़ता है तो बचा हुआ रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो जाता है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। क्लियर, जब सारी चीजें रीएब्सॉर्ब हो जाती हैं उसके बाद आप इसमें से वो जितना भी वेस्ट है उसे हम कहते हैं यूरिन, और वो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाता है। क्लियर, अभी इसमें एक और चीज होती है, एक प्रोसेस और होती है, तीसरी सी। यहां पे इसके अंदर मैंने क्या बताया आपको, ऑल द यूजफुल सोल्यूट्स प्लस रीएब्जॉर्प्शन से जितनी भी जरूरत की चीजें थी वो उसने ले लिया, लेकिन हो सकता है कि अभी भी ब्लड के अंदर कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट हो। क्लियर, तो ये जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये जो ये कैपिलरीज होती हैं, क्लियर, ये कैपिलरीज क्या करती हैं, यहां से वापस से उन चीजों को जैसे रीएब्सॉर्ब करती है ना वैसे ही सिक्रीट करती है, और वो सारा वेस्ट मटेरियल वापस इनके अंदर डक्ट्स के अंदर, ये जो ट्यूब्स हैं इनमें
डाल देती है। समझ आया मैंने क्या बोला? भाई जरूरी तो नहीं है इसके अंदर, ये जो पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज हैं इन्होंने इन टिब्यूल्स से सारा जो यूजफुल मटेरियल था वो तो ले लिया, बट थोड़ा सा वेस्ट अभी भी इन टिब्यूल्स में रह जाता है। तो वो टिब्यूल्स दिस कैपिलरीज तो ये कैपिलरीज क्या करती हैं, सारे वेस्ट को वापस से किस में डाल देती हैं, कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, हेनले लूप, इसके अंदर ये वापस छोड़ देती है। अब जो यहाँ से जो कलेक्ट हो रहा है इसमें, अब जो बचा हुआ कलेक्ट हो रहा है वो प्योर यूरिन होता है। क्लियर? तो ये जो तीसरी चीज होती है ये होती है ट्यूब्युलर सिक्रीशन। क्लियर? जैसे अब इसने वाटर को एब्जॉर्ब किया, मान लो वाटर एब्जॉर्ब किया इसमें से, और वाटर थोड़ा सा ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया। अब उस वाटर की ब्लड को जरूरत नहीं है, इसके अंदर क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड ही फ्लो कर रहा है ना, ब्लड अलोंग विद यूजफुल सब्सटेंसेस। जो वेस्ट था वो तो सब इसमें आ गया, अब उस वाटर की जरूरत नहीं है, तो अब क्या होगा, वो वाटर जो है वापस से ये कैपिलरीज टिब्यूल्स को दे देती है। क्लियर? नाउ दिस ऑल गोज इन कलेक्टिंग डक्ट, और ये कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारी नेफ्रॉन्स के डीसीटी कनेक्ट हो जाते हैं, और ये कलेक्टिंग डक्ट फाइनली ओपन होती है किसमें, यूरेटर में। आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अब ये जितनी ये जो कैपिलरीज है ना, पेरिटिब्युलर कैपिलरीज, ये सारी कैपिलरीज कंबाइन होकर के क्या बना देती हैं, रेनल वेन। गॉट माय पॉइंट? रेनल वेन। अब इस रेनल वेन में क्या है, रेनल वेन में क्या है, जितना भी ब्लड जो है आप वो सारा रेनल वेन के थ्रू ये आगे फ्लो करता है। क्लियर? यूरिन फॉर्मेशन आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, ये रेनल वेन के थ्रू आगे फ्लो करता है। तो अब देखिए ब्लड कैसे क्या करेगा, यूरिन कहाँ पे आ गया, कलेक्टिंग डक्ट्स में आ गया। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट से ये यूरेटर में गया, और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में आया, और यूरिनरी ब्लैडर से वो एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम बॉडी से पास आउट हो गया। और जितनी भी ये टिब्यूल्स हैं ये कंबाइन होके रेनल वेन बनाती हैं। ये रेनल वेन जाके ओपन होती है वेना कावा में, वेना कावा से ब्लड जाता है हार्ट में, हार्ट से फिर ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में चला जाता है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर नहीं समझ में आए तो आप इसे 2 से 3 से 4 बार देखिए। ओके? और बुक्स में जो दिया है, बुक्स तो आपको पढ़ना ही है, और बुक में जो दिया है उसकी भी जरूर से रीडिंग लगाएं। ओके, एंजॉय दैट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।